मटेरियल सेलेक्ट करना है, हमें उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, इसी तरह उसके जनरल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह उसके अगर इलेक्ट्रिकल या थर्मल प्रॉपर्टी की ज़रूरत हो तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसके प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। इसके बाद आप मुख्तलिफ चार्ट जो आप बुक से या सॉफ्टवेयर से हासिल कर सकते हैं, हासिल वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स। तो इसकी टाइटल है मटीरियल सिलेक्शन चार्ट। मटीरियल प्रॉपर्टीज लिमिट परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैन बी मैक्सिमाइज बाय कंपेयरिंग एंड सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट मटीरियल। ठीक है, मतलब हम कोई से दो मटेरियल का कंपैरिजन करेंगे, फॉर एग्जांपल स्टिफनेस और डेंसिटी का, इस तरह स्ट्रेंथ और डेंसिटी का, इस तरह हम स्ट्रेंथ और स्टिफनेस का मुआजना भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ प्रॉपर्टी का हम मुआजना करेंगे। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी कास्ट कम हो और डक्टिलिटी ऑप्टिमम हो। तो हम मुख्तलिफ मटेरियल के कास्ट और उसकी डक्टिलिटी का मुआजना करेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो जिसकी डक्टिलिटी ऑप्टिमम कंडीशन में हो और जिसका कास्ट लो हो। इस तरह हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी कास्ट ज़्यादा हो और डेंसिटी कम हो, तो फिर हम कंपोजिट मटेरियल में जाते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस लेते हैं, उसकी चार्ट में जाते हैं, वहाँ से मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। 9 या 10 मटेरियल हम सेलेक्ट करते हैं, फिर फाइनली हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कि इस 10 मटेरियल में कौन सा बेस्ट है, तो फाइनली हम उसकी सिलेक्शन करते हैं। ऑलवेज कंसिडर ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल। स्टार्ट हम वाइड रेंज से लेते हैं। वाइड रेंज मतलब सब सारी फैमिलीज, मेटल है, सिरामिक्स है, पॉलीमर्स है, कंपोजिट्स है, एलाइज है, फोम्स है, फिर पॉलीमर में थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है, तो हम फैमिली लेते हैं, फिर हम फर्दर उसमें सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा बेस्ट है। पॉलीमर बेस्ट है, बास कंडीशन में मेटल बेस्ट होता है, बास कंडीशन में सिरामिक्स बेस्ट होता है, बास कंडीशन में पॉलीमर बेस्ट होता है, बास कंडीशन में एलाइज या कंपोजिट बेस्ट होता है। तो उसी उसी बेस पे हम सिलेक्शन करते हैं कि हमने पॉलीमर सेलेक्ट करना है या कंपोजिट। फिर उसके सब क्लासेस का मुआजना करते हैं। फिर पॉलीमर में फर्दर सब क्लासेस है, थर्मोसेटिंग है, थर्मोप्लास्ट है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो तो थर्मोसेट हम सिलेक्ट करते हैं, अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत न हो तो फिर हम थर्मोप्लास्ट मटीरियल सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके सब कैटेगरी में जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, इसलिए लिखा है ऑलवेज कंसिडर ए वाइड रेंज ऑफ मटीरियल। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्ट हम वाइड रेंज से लेते हैं और हम फर्दर सिलेक्शन करते हैं उससे। हाउ डू वी सेलेक्ट मटेरियल? वी नो मटेरियल किंगडम, वी नो इम्पॉर्टेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें मटेरियल किंगडम का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मटेरियल है। इस तरह मैंने आपको बता दिया कि मेटल है, सिरामिक्स है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल्स है। सबसे पहले हमें मटेरियल किंगडम का पता होना चाहिए। बाद में दूसरे नंबर पर हमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ का, सिरामिक्स की प्रॉपर्टीज़ का, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज़ का, कंपोजिट मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ का, इस तरह जितनी भी क्लासेस है सबके प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। अगर अगर प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस तरह जनरल प्रॉपर्टी है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बाज़ अवक़ात ज़रूरत पड़ती है। हर टाइम ज़रूरत ना हो, लेकिन बाज़ कंडीशन में थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी रिक्वायर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है और उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसका हमें पता होना चाहिए। हाउ डू वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू सिस्टमेटिकली सेलेक्ट मटेरियल? फ्रॉम प्रॉब्लम वी आइडेंटिफाई की मटेरियल प्रॉपर्टी, डिज़ाइन लिमिटिंग प्रॉपर्टी। हाउ डू वी आइडेंटिफाई दोज मटेरियल सेटिस्फाइंग दीज कंडीशन? मतलब अगर हमें कोई दो प्रॉपर्टी या तीन या चार प्रॉपर्टी चाहिए तो हम कंपैरिजन से, मुआजना करने से हम बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया, अगर लो कास्ट और हाई कंडक्टिविटी या ऑप्टिमम कंडक्टिविटी रिक्वायर्ड हो तो हम 4 या 5 मटेरियल फाइनली सेलेक्ट करेंगे। फिर उसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि ऐसा मटेरियल हम सेलेक्ट कर ले कि जिसका कास्ट प्राइस भी कम हो
और वो डक्टाइल भी हो, वो प्रॉपर्टी उसमें भी मौजूद हो। ठीक है। Displaying material property. Displaying material property is important in surveying material for the given design limit. Survey करना है, one property can be displayed as rank or list or bar chart. ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के बार चार्ट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं हमारे साथ। तो उस चार्ट से हम निकाल सकते हैं कि इस रीजन में कौन सी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल, आपने स्टिफनेस और डेंसिटी का चार्ट बनाया, ठीक है, किसी तरीके से, या आपने बुक से देखा, ठीक है, तो अब उसमें आपको पता है कि मुझे इस प्रॉपर्टीज वाला मटेरियल चाहिए, इसकी डिटेल आगे आ जाएगी। ठीक है। इस प्रॉपर्टी वाली मटेरियल मुझे चाहिए, तो आप चार्ट से वो जगह निकाल सकते हैं कि इस पोजीशन पे मैंने आना है। ठीक है। तो उस पोजीशन में कौन कौन सी मटेरियल चाहिए, स्टेपनेस वर्सेस डेंसिटी का चार्ट आपने देखा। अब आपको स्टेपनेस ज़्यादा चाहिए, डेंसिटी कम चाहिए, तो आप उस रीजन में जाए जहां स्टेपनेस ज़्यादा हो और डेंसिटी कम हो। ग्राफ से आपको पता चलता है कि डेंसिटी इस साइड पे इंक्रीज होता है, स्टेपनेस इस साइड पे इंक्रीज होता है। मुझे ऐसी मटेरियल चाहिए जिसकी स्टेपनेस भी ऑप्टिमम हो और डेंसिटी भी ऑप्टिमम हो। तो आप ऐसी पोजीशन पे ग्राफ में जाए जहां स्टेपनेस और आप पोजीशन दोनों ऑप्टिमम हो। ठीक है। तो आप वहां से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसी मटेरियल चाहिए जिसकी स्टेपनेस ज्यादा हो, डेंसिटी कम हो, ठीक है, तो आप ऐसी पोजीशन पे ग्राफ में जाए अपने चार्ट में कि वहां पे स्टेपनेस ज्यादा हो और डेंसिटी कम हो। A combination of properties are normally involved in material selection. E.g. पर lightweight design we need strength to weight ratio. Lightweight डिजाइन का मतलब ये है कि हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट भी हो और जो स्टेप भी हो और स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। ठीक है। हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी लाइट मतलब जिसकी डेंसिटी कम हो, और स्टेपनेस और वेट ज्यादा हो। तो इधर लिखा है फॉर लाइट वेट डिजाइन वी नीड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो एंड स्टेपनेस टू वेट रेशो। तो स्ट्रेंथ टू वेट रेशो और स्टेपनेस टू वेट रेशो में हम मुआजना करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो और डेंसिटी कम हो, ऐसा मटेरियल हम सेलेक्ट करेंगे। Plot one property against other useful to condense a large body of information into compact but accessible form। ठीक है। एक्सेसिबल मतलब जो आपको प्रोवाइड हो ऐसी मटेरियल। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कैन कवर ए वाइड स्कैन ऑफ वीडियोस, मतलब हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल है जिसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद है। मेथड्स ऑफ डिस्प्लेइंग मटेरियल प्रॉपर्टी इंक्लूड, मुख्तलिफ तरीक़ों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 है डेटा ब्राउजिंग। फाइंड मटेरियल डेटा बाय कन्वेसिंग रेफरेंस बुक्स सॉफ्टवेयर और इंटरनेट। मुख्तलिफ रेफरेंस बुक्स है हमारे साथ जहाँ से हम मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर है, जिस तरह मैंने आपको CES एडोपेक के बारे में बताया था, या इंटरनेट पे मुख्तलिफ चार्ट्स है जहाँ से हम मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब नीचे जो टेबल आपको नज़र आता है इसमें हमारे साथ देख ले, तो यंग मॉडुलस या स्टिफनेस 100 मेगा पास्कल से इंक्रीज होता है, मतलब कार्क का 100 मेगा पास्कल, डायमंड का है 1000, मतलब इसमें बहुत ज्यादा रेंज 100 से लेकर 1000 तक है। ठीक है। इस तरह 100 मेगा पास्कल से 1000 गीगा पास्कल तक। ठीक है। इधर मेगा है और इधर गीगा है। इस तरह डेंसिटी 0.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से 11 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, और फीलियर स्ट्रेंथ 0.1 मेगा पास्कल से 10,000 मेगा पास्कल है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा रेंज है। तो इस रेंज में हम सिलेक्शन करेंगे कि स्टेपनेस कितना होना चाहिए, डेंसिटी कितना होना चाहिए और फीलियर स्ट्रेंथ कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो इस वेराइटी से हम सिलेक्शन करेंगे। प्लॉट प्रॉपर्टी डेटा एज बार चार्ट शोइंग रेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर ए गिवन मटेरियल। हमारे साथ इधर अगर आप लोग देख लें तो यंग मॉडुलस वर्सेस मटेरियल्स। अब इधर देख लें सिरामिक्स एंड ग्लासेस, ये हमारे साथ एक क्लास है। तो सिरामिक्स और ग्लासेस का यंग मॉडुलस ज्यादा है। इस यहाँ से पता चलता है कि हमारे साथ सिरामिक्स और ग्लासेस का यंग मॉडुलस, इसकी स्टेप यंग मॉडुलस जब ज्यादा हो इसका मतलब कि ये स्टेप है, इसकी स्टेपनेस ज्यादा है। इस तरह मेटल की स्टेपनेस भी ज्यादा है। ग्राफ से पता चलता है इस चार्ट से कि मेटल्स का भी यंग मॉडुलस ज्यादा है। ठीक है। नेचुरल मटेरियल जिस तरह फोम वगैरह है उसकी
प्रॉपर्टी सिरामिक्स और मेटल की निस्बत इसका यंग मॉडुलस कम है और इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब इस रेंज में भी है 10 गीगा पास्कल में, और इस रेंज में है 0.4 से लेकर 0.04 से 0.08 तक इस रेंज में भी है। ठीक है, इस तरह पॉलीमर एंड इलास्टोमर, जो पॉलीमर क्लास है उसका यंग मॉडुलस ही वेरी करता है। पॉलीमर में जो थर्मोप्लास्टिक है वो उसका यंग मॉडुलस कम होता है, जो थर्मोसेटिंग है उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी कम है बनिस्बत मेटल और सिरामिक्स थी। ठीक है, तो इस चार्ट का मतलब ये है कि अगर हम यंग मॉडुलस मालूम करते हैं मुख्तलिफ मटीरियल से, तो यहाँ से हम एग्जैक्ट बिरु तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हमें अंदाज़ा होता है कि किस मटीरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो अगर हमें ज़्यादा यंग मॉडुलस रिक्वायर्ड हो तो हम सिलेक्शन करेंगे सिरामिक्स से और मेटल से, लेकिन फिर सिरामिक्स और मेटल में फ़र्क ये है कि सिरामिक्स हमारे साथ ब्रेटल है और मेटल हमारे साथ डक्टाइल है। तो फिर हम वहाँ पे देखेंगे एक प्रॉपर्टी, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी तो ये है कि यंग मॉडुलस ज़्यादा होना चाहिए, अब दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि डक्टाइल होना चाहिए। जब डक्टाइल हो तो फिर आप सिरामिक्स का सिलेक्शन नहीं कर सकते, फिर आप मेटल्स सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसकी फर्दर प्रॉपर्टी आप देखेंगे, और फिर मेटल में फर्दर सब क्लासेस एल्यूमिनियम है, ठीक है, इस तरह कापर है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के मेटल्स है, तो उसमें फर्दर आप सिलेक्शन करेंगे प्रॉपर्टी के मुताबिक जो रिक्वायर्ड हो। कम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 5, जिसमें मेन चीज़ें जनरल प्रॉपर्टी में कास्ट और डेंसिटी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हमारे साथ स्ट्रेंथ है, यंग मॉडुलस है। ठीक है, सिर्फ फैजान रेशो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम देखेंगे। मेटर नंबर 2, प्रॉपर्टी बार चार्ट, ए डिज़ाइन रिक्वायर ए स्टेप एंड चीप कंपोनेंट। इसका मतलब ये है आपको ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी स्टेपनेस ज़्यादा हो और कास्ट कम हो। तो प्रॉपर्टी बार चार्ट में हमारे साथ 2 किस्म की मटेरियल है, एक हमारे साथ कंक्रीट है, दूसरा हमारे साथ कास्ट आयरन है। तो कंक्रीट का कास्ट 0.04 से लेकर $0.1 तक है पर केजी, मतलब कंक्रीट पर केजी $0.04 से लेकर $0.1 तक है, और इसका यंग मॉडुलस 15 से लेकर 20 गीगा पास्कल है। दूसरा है कास्ट आयरन, तो कास्ट इसका प्राइस है 0.3। अब इसका कास्ट ज़्यादा है बनिस्बत कंक्रीट की, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज़्यादा है, यंग मॉडुलस भी इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो चूंकि सिलेक्शन हम कम कास्ट पे करते हैं, तो हम कास्ट को देखें कितना खर्चा हम कर सकते हैं, तो इसकी बुनियाद पर हम कंक्रीट और कास्ट आयरन में सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, बजट कम हो तो फिर हम कंक्रीट का सिलेक्शन करेंगे, बजट ज़्यादा हो तो फिर हम कास्ट आयरन का सिलेक्शन करेंगे। तो हम सारे प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हमें चाहिए, 4 प्रॉपर्टी हमें चाहिए, 5 हमें चाहिए, तो उस सब का हम मुआवजा करेंगे इस प्रॉपर्टी बार चार्ट से, और एक ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालेंगे और इसके मुताबिक हम सिलेक्शन करेंगे। इस तरह हमारे साथ तीसरा है मटेरियल सिलेक्शन चार्ट या बबल चार्ट, जो आपको बबल्स इसमें नज़र आते हैं, जो सॉफ्टवेयर में आपको कहता हूँ उस सॉफ्टवेयर से, ये एग्जैक्टली उसी सॉफ्टवेयर से आया है। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर के बेस पे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये प्राप्त मटेरियल बार चार्ट है, या इसको हम बबल चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर सॉफ्टवेयर में आप डिफाइन कर ले, आप ग्राफ दे दे, आप यंग मॉडुलस वर्सेस कास्ट, आप और उसकी प्रॉपर्टी आप डिफाइन कर लें, तो आपके साथ इसी तरह का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका हम स्लोप निकालते हैं। ये जो डैश लाइन आपको नजर आते हैं, ये हम हर एक का इक्वेशन मौजूद थे, इक्वेशन से हम स्लोप मालूम करते हैं, इक्वेशन को हम y = mx + c पाम में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी से हम स्लोप मालूम करते हैं। तो फिर उस स्लोप वाले लाइंस हम ड्रा करते हैं। अब इधर देख लें, तो अगर e⁻1/2 डिवाइड बाई c वाला इक्वेशन हो तो इसका स्लोप 2 होता है, तो फिर हम लाइन स्लोप 2 वाला लाइन ड्रा करते हैं। अगर e⁻1/3 है आगे आ जाएगा, तो इसका स्लोप हमारे साथ 3 आएगा। अगर सिर्फ e है तो उसका स्लोप हमारे साथ 1 आता है। ठीक है, तो स्लोप हम फाइंड करेंगे
इक्वेशन से और फिर उस स्लोप वाला लाइन, तो फिर हम देखेंगे कि इस स्लोप जो लाइन हमारे साथ आ गया इसके करीब कौन सा मटेरियल है। ठीक है, इधर मैं यंग मॉडुलस और कास्ट का मुआजना करता हूँ। तो जब मैंने स्लोप ड्रा कर दिया, लाइन ड्रा कर दिया, तो फिर मैं देखूंगा कि इस लाइन की आसपास, इस लाइन के करीब कौन कौन सी मटेरियल है, तो वो मटेरियल मैं चूज करूंगा और इसमें फाइनली सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके साथ मेटल्स हैं, तो फिर मेटल में कौन कौन से है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, प्लाडियम है, प्लाटिनियम है, कौन सा मटेरियल है, तो फिर उसमें फर्दर सिलेक्शन करूंगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से हम निकाल सकते हैं, हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल कम कर सकते हैं। हमारे साथ हज़ारों मटेरियल है, तो हज़ारों मटेरियल में सिलेक्शन करना मुश्किल काम है। तो अगर हम ये सिलेक्शन चार्ट बना लें, मटेरियल सिलेक्शन चार्ट, ठीक है, तो इससे हम हमारे सिलेक्शन में हमें बहुत आसानी मिलेगी कि कौन सा मटेरियल हम सेलेक्ट कर लें। तो आप पहले बबल चार्ट बना लें, फिर स्लोप मालूम कर लें, स्लोप वाला लाइन ड्रा कर लें, फिर उसके आसपास देख लें कि इसके करीब कौन कौन सी मटेरियल है, तो फिर आप वो मटेरियल ले लें और मुख्तलिफ तरीक़ों से आप उस मटेरियल में फाइनल सिलेक्शन करेंगे जो हम इस कोर्स के साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, केस स्टडीज़ हम पढ़ेंगे, तो केस स्टडी में हम फिर आ जाएगा कि फाइनली सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। कंसिडर मोर देन वन प्रॉपर्टी एज अपॉन रिक्वायर्ड, मतलब सिर्फ एक इस तरह नहीं है कि सिर्फ स्टेपनेस रिक्वायर्ड है या सिर्फ कास्ट वाला मसला है। अक्सर स्टेपनेस, कास्ट, डेंसिटी, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड होती है, तो सबका हम मुआजना करते हैं। ठीक है, कैन टेक, रेशो, स्पेसिफिक मॉडुलस, स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक मॉडुलस मतलब कि हम यंग मॉडुलस और डेंसिटी का मुआजना करते हैं। स्पेसिफिक स्ट्रेंथ का मतलब यह है कि हम स्ट्रेंथ और डेंसिटी का मुआजना करते हैं। तो इसमें हम प्लॉट चार्ट बनाएंगे या ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन यंग मॉडुलस एंड डेंसिटी। इसमें हम ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेंथ और डेंसिटी या यंग मॉडुलस और डेंसिटी के दरमियान ग्राफ ड्रा कर लें, फिर हम इक्वेशन से स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप फिर हम ड्रा करेंगे, फिर उससे हम फाइनल सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है। मटेरियल सिलेक्शन चार्ट, आपने सिलेक्शन चार्ट ड्रा कर दिया, फिर प्रॉपर्टी 1 परस्पर स्ट्रेंथ है, प्रॉपर्टी 2 परस्पर डेंसिटी है। मैंने आपको बता दिया कि ग्राफ से आप रीजन मालूम कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लो है, कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी हाई है। तो इस रीजन में हमारे साथ परस्पर ये डेंसिटी है, ये स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ भी लो है, डेंसिटी भी लो है। इस रीजन में हमारे साथ स्ट्रेंथ हाई है, डेंसिटी लो है। यहाँ पे स्ट्रेंथ भी हाई है, डेंसिटी भी हाई है। यहाँ पे स्ट्रेंथ लो है और डेंसिटी हाई है। तो इसकी मदद से हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इसकी मदद से कि हमें कौन सी कंडीशन वाला मटेरियल चाहिए, स्ट्रेंथ कितना चाहिए और डेंसिटी कितना चाहिए। ठीक है, तो इसके मुताबिक हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ वही चार्ट है। इससे हम मटेरियल की प्रॉपर्टी मालूम करेंगे, कितना डेंसिटी चाहिए, कितना स्ट्रेंथ चाहिए, वो रीजन हम मालूम करेंगे और उस रीजन में हम स्लोप व लाइन भी ड्रा करेंगे। तो फिर हम वहाँ से हम सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, मतलब आपने ये मालूम किया कि ये रीजन है, फर्ज करें हाई लो रीजन है, फिर आपने प्लॉट ड्रा कर, ग्राफ ड्रा कर दिया, फिर हाई लो रीजन में आपका स्लोप किसी पोजीशन पे आ गया, तो उसके आसपास आप सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके आसपास आप सिलेक्शन करेंगे। मॉडुलस डेंसिटी, अब मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हम ड्रा कर सकते हैं। मॉडुलस, यंग मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी, स्ट्रेंथ वर्सेस डेंसिटी, मॉडुलस वर्सेस स्ट्रेंथ, लॉस कोएफिशिएंट वर्सेस मॉडुलस, कंडक्टिविटी वर्सेस डिफ्यूजिविटी, एक्सपेंशन वर्सेस मॉडुलस, मॉडुलस वर्सेस कॉस। मतलब मुख्तलिफ किस्म के चार्ट हम ड्रा कर सकते हैं और इसका मुआजना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल ग्रुपिंग एंड टू क्लासेस, चार्ट आपने बना लिया, तो अब मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल है। अब ये चार्ट है मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी। तो आपको नजर आता है नेचुरल फॉर्म्स यहाँ पे हैं, इलास्टोमर्स जो पॉलीमर का एक क्लास है वो यहाँ पे है, पॉलीमर यहाँ पे है, वुड्स जो नेचुरल मटेरियल है वो यहाँ पे है, कंपोजिट मटेरियल यहाँ पे आपको नजर आते हैं, सिरामिक्स यहाँ पे हैं और एलाइज यहाँ पे है। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चलता है कि कौन से मटेरियल का कौन सा प्रॉपर्टी हाई है और कौन सा लो है। ठीक है,
अब इस ग्राफ को अगर आप गौर से देख लें तो फोम्स का यंग मॉडुलस भी लो है, डेंसिटी भी लो है। इलास्टोमर का डेंसिटी फोम की निस्बत ज़्यादा है लेकिन इसका यंग मॉडुलस कम है। पॉलीमर्स का यंग मॉडुलस कम है और डेंसिटी ऑप्टिमम है। वुड्स का उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है बनिस्बत फोम्स, पॉलीमर और इलास्टोमर्स के, और इसके डेंसिटी कम है बनिस्बत पॉलीमर्स और इलास्टोमर के। ठीक है। कंपोजिट ऑप्टिमम कंडीशन में, कंपोजिट मटेरियल हमेशा ऑप्टिमम कंडीशन में होते हैं क्योंकि हम दो या दो से ज़्यादा मटेरियल जिसमें जिसके दो पार्ट्स होते हैं, इसको एक को हम फाइबर रिइंफोर्समेंट कहते हैं, दूसरे को हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसका कम्बिनेशन हम ऐसा बनाते हैं जिसके प्रॉपर्टी ऑप्टिमम होते हैं। इसमें हम ऐसे दो पार्ट शामिल करते हैं, एक हमारे साथ रिइंफोर्समेंट होता है तो रिइंफोर्समेंट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से कंपोजिट को स्ट्रेंथ मिलता है। दूसरा हमारे साथ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की डेंसिटी कम होती है तो मैट्रिक्स वाले हिस्से की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है। तो अक्सर औकात में हमें पहले स्लाइड में भी मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ टू वेट या स्ट्रेंथ टू डेंसिटी रेशो को हम देखते हैं। तो कंपोजिट में हम दो पार्ट करते हैं जिसमें एक का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, दूसरी का डेंसिटी कम होता है। ठीक है। तो इसी से हमारे साथ ऐसा मटेरियल बनता है जो हमारे साथ ऑप्टिमम प्रॉपर्टी वाला होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी ऑप्टिमम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है और डेंसिटी ऑप्टिमम है। सिरामिक्स, एलाइज, ठीक है, तो एलाइज की डेंसिटी भी ज्यादा है और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। तो एलाइज या सिरामिक्स अक्सर औकात में हम डेंसिटी की वजह से सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अगर हम एलाइज यूज कर ले या सिरामिक्स मटेरियल यूज कर ले तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है तो अक्सर औकात ये अपने वेट की वजह से फेल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर डेंसिटी का मसला हो तो फिर उसी कंडीशन में हम कंपोजिट मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। अगर ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें डेंसिटी का मसला ना हो तो वहाँ पर हम एलाइज का सिलेक्शन करते हैं। एडिंग कंटूर टू द प्लॉट्स, कंटूर मैंने आपको पता जो स्लोप हम मालूम करते हैं और उससे हम उसका उस स्लोप का लाइन हम ड्रा करते हैं। उस कंटूर के आसपास जो मटेरियल है वहां से हमें सिलेक्शन में, कंटूर से हमें सिलेक्शन में आसानी होती है, आसानी से हम मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिंग कंटूर्स टू द प्लॉट्स इन एडिशन बाय चूजिंग द एक्सिस एंड स्केल appropriately more can be added. The speed of sound in a solid depend on E and rho। ये एक इक्वेशन लेता है स्पीड ऑफ साउंड का। स्पीड ऑफ साउंड का इक्वेशन हमारे साथ है अंडर द रूट E डिवाइड बाय रो, वेयर E इज यंग मॉडुलस एंड रो इज डेंसिटी। लेक्चर के दरमियान में एक बात करता हूँ, यहाँ पे बिजली चली गई है, मसला है बिजली का। तो जिस टाइम भी बिजली चली गई तो लैपटॉप में चार्ज खत्म हो गया तो फिर क्लास खत्म होगी। ठीक है। ये 58 स्लाइड लेक्चर है तो 2 क्लासेस में मैं कवर करूंगा। ठीक है। तो जहाँ जितना भी कवर हो गया, लैपटॉप जितना चार्ज भी कर दिया या लाइट आ गई तो फिर हम आधा लेक्चर कवर करेंगे, लाइट नहीं आई तो फिर वहाँ पे क्लास खत्म होगा। ठीक है। फिर आप मुझे अपना अटेंडेंस मुझे उसमें सेंड करोगे व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप में देखो तो वहाँ से मैं अटेंडेंस नोट करूंगा। ठीक है। अगर जितना भी हो गया लैपटॉप का चार्ज तो वहां तक क्लास होगा और बाकी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो एडिंग कंटूर टू द प्लॉट्स, तो कंटूर इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि आप स्लोप मालूम करेंगे, स्लोप वाला लाइन स्लोप आप ड्रा करेंगे सॉफ्टवेयर में तो उसी से मटेरियल सिलेक्शन में आसानी होगी। पहले आपने चार्ट बना दिया तो चार्ट में तो हजारों मटेरियल है, अब इसी से सिलेक्शन कैसे करोगे। ठीक है। तो वहां से आप कंटूर ड्रा करोगे और कंटूर से की नज़दीक या कंटूर के नीचे जो मटेरियल हो वो बेस्ट होंगे सिलेक्शन के लिए। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम फाइनली सिलेक्शन करेंगे। फ्रॉम वेव इक्वेशन वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर द रूट E बाई रो। टेक लॉग एंड रीअरेंजिंग गिवन। इसका लॉग ले, लॉग ऑफ बोथ साइड, फिर लॉग के कवानीन अप्लाई कर ले। तो आपको पता है कि लॉग के कानून के मुताबिक पावर आगे आता है और E बाई रो हमारे साथ log ऑफ A माइनस log ऑफ B के बराबर है। ठीक है। तो टेकिंग log एंड रीअरेंजिंग इक्वेशन। ठीक है। असल में ये हम y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो log ऑफ E इज इक्वल टू log ऑफ रो प्लस 2 log ऑफ न्यू। स्लोप ऑफ log प्लॉट इज
डी log ऑफ ई डिवाइड बाई डी log ऑफ रो इज इक्वल टू 1। हम डेरिवेटिव से स्लोप मालूम कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो हमारे साथ इसी में हमारे साथ ये y है और ये हमारे साथ x है डेंसिटी। तो डी वाई बाई डी एक्स या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से यहाँ m है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, ये mx है और ये y है। तो इसी से हम m मालूम कर सकते हैं। इसी से हमें पता चलता है कि m हमारे साथ 1 के बराबर है। तो हम 1 लाइन वाला कंटूर ड्रा करेंगे और इसी की मदद से हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करेंगे। ठीक है, इंटरसेप्ट ऑफ log प्लॉट इज रिलेटेड टू v। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंटरसेप्ट है। जिस तरह हमारे साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो x शो करता है, y x शो करता है, m स्लोप शो करता है और c इंटरसेप्ट ऑन y x शो करता है। ठीक है, तो इसी की मदद से हम कंटूर ड्रा करेंगे और इससे हम मटेरियल सिलेक्शन करेंगे। कंटूर प्लॉट, इधर आपको मुख्तलिफ किस्म की कंटूर नजर आते हैं। इधर अगर आप लोग देख लें, ये जो डैश लाइन है, यहाँ पे आपको ये कंटूर है, ये कंटूर है। बाज अवकात ये आगे आ जाएगा, हमारे साथ 2 या 3 इक्वेशन बनते हैं। तो 2 या 3 इक्वेशन के हम 2 या 3 ग्राफ स्लोप ड्रा करते हैं। जब हम 2 या 3 स्लोप ड्रा करते हैं तो इसके इंटरसेक्शन से या उसके दरमियान से, मतलब इस लाइन ये स्लोप हमने ड्रा कर दिया और ये स्लोप हमने ड्रा कर दिया, तो इन दोनों के दरमियान जो मटेरियल है, फाइनल सिलेक्शन हम उन मटेरियल से करते हैं। ये इससे जो ऊपर है और इसी लाइन से जो नीचे है वो हम रिजेक्ट करते हैं। इस तरह कभी आ जाए कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसकी इंटरसेक्शन से हम मटेरियल सिलेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन के करीब जो मटेरियल होते हैं वहाँ से हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं। 10 या 15 मटेरियल हम उससे लेते हैं और उससे फिर हम फाइनल सिलेक्शन करते हैं। तो कंटूर से मटेरियल सिलेक्शन में आसानी होगी। हम मटेरियल सिलेक्शन कम से कम हो जाता है, 10 या 15 या 20, या हम एक क्लास सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके फर्दर हम फाइनली हम 1 या 2 मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो कंटूर की मदद से मटेरियल सिलेक्शन में आसानी होता है। ठीक है, अगर एक कंटूर हो, एक लाइन हो, तो उसके आसपास जो मटेरियल है वो हम सेलेक्ट करते हैं। अगर दो कंटूर हो तो उन दोनों के दरमियान या उसकी इंटरसेक्शन के करीब जो मटेरियल होते हैं उसमें हम सिलेक्शन करते हैं। फ्रॉम बीम बकलिंग वी गेट, जब बीम बकलिंग आपको पता है, ठीक है, ई हमारे साथ वो इसका इक्वेशन है ई पावर मतलब अंडर द रूट ई डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। इससे अब हम स्लोप मालूम करते हैं, तो टेक log एंड रीअरेंजिंग गिव्स log ऑफ ई इज इक्वल टू 2 log ऑफ रो प्लस 2 log ऑफ कांस्टेंट। मैंने क्या कर दिया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब log ले लिया फिर log का कानून अप्लाई किया, log ऑफ a डिवाइड बाय log ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। जब ये कानून मैंने अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो log ऑफ a है मतलब log ऑफ e पावर 1/2 है, तो log के कानून के मुताबिक पावर आगे आ जाता है, तो 1/2 log ऑफ e प्लस माइनस log ऑफ रो इज इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से 2 खत्म हो गया और 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे। ये बिल्कुल आसान है, आप इस पे प्रैक्टिस कर लें। मसला हो तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ये आपने प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाद में जब आप केस स्टडीज करते हैं तो ये चीजें आपके काम आएगी। स्लोप ऑफ log प्लॉट इज, आप स्लोप इससे मालूम कर ले या डायरेक्टली भी आप बता सकते हैं। ये हमारे साथ y है, ये 2m है, ये x है और ये इंटरसेप्ट है। y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये हमारे साथ m हमारे साथ 2 है। या अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो इससे भी आप स्लोप मालूम कर सकते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ log प्लॉट इज रिलेटेड टू कांस्टेंट। हमारे साथ ये c है, ये हमारे साथ c है और c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो ये our practice है फ्रॉम प्लॉट डिफ्लेक्शन वी गेट e पावर 1/3 डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू कांस्टेंट। वही तरीका है टेक log एंड रीअरेंज। तो log अप्लाई कर ले, दोनों साथ को log अप्लाई कर ले, फिर log के कवानीन अप्लाई कर ले, log ऑफ e पावर 1/3 माइनस log ऑफ रो इज इक्वल टू log ऑफ कांस्टेंट। फिर log के कानून के मुताबिक 1/3 आगे आ जाएगा। इसके साथ 1/3 है, इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है। 1/3 खत्म करने के लिए बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे 3 खत्म हो जाएगा और इसके साथ 3/3 आ जाएगा। तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया और इसी से स्लोप बराबर है 3 का। तो आप कंटूर ड्रा करेंगे स्लोप 3 का, स्लोप आप 3 लेंगे। ठीक है, और
फ़ायदा मैंने आपको बता दिया कि फ़ायदा इससे आप मटेरियल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ 3 स्लोप हो गया और ये 3 लाख ऑफ कांस्टेंट, ये हमारे साथ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस है। अब ये मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशन से हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। अगर इस टाइप इक्वेशन हो ई बाय रो पावर 1 और 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका स्लोप हमारे साथ 1 आएगा, ठीक है। अगर इस तरह इक्वेशन हो ई बाय रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका स्लोप हमारे साथ भी 1 आएगा। अगर इस तरह इक्वेशन हो ई पावर 1 और 2 डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका स्लोप हमारे साथ 2 आएगा और तरीका मैंने आपको बता दिया। ई पावर 1 और 3 डिवाइड बाय रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका स्लोप हमारे साथ 3 आएगा और इसका तरीका मैंने आपको बता दिया। कैन यूज बोथ टू कंपेयर, ठीक है। अब इधर देख ले, मैंने आपको बता दिया कि आपने कंटूर आपने ड्रा कर दिया। अब इसके साथ मटेरियल ए है और मटेरियल बी है, तो ये मटेरियल ए और बी आपने सेलेक्ट की कि ये दो मटेरियल इस कंटूर के आसपास है। तो ये आप इन दोनों का मुआवजा कर ले कौन सा बेस्ट है, ठीक है। दो मटेरियल आपके साथ आ गई, ए मटेरियल ए और मटेरियल बी। अब आप फाइनली सिलेक्शन इसमें कर लें कि इसमें मटेरियल ए बेस्ट है या मटेरियल बी बेस्ट है। कंटूर ने हमें इतना बता दिया कि ये 2 या 3 या 10 मटेरियल हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मौजूद कौन सा मटेरियल है, तो वो फाइनल सिलेक्शन में होगा। मटेरियल सिलेक्शन चार्ट्स, द चार्ट्स आर प्लॉटेड ऑन log plots to cover wide range of properties। जी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। पहले हम चार्ट ड्रा करते हैं log प्लॉट्स, उससे हमारे साथ सारी मटेरियल आ जाते हैं। अबाउट 30 प्रॉपर्टीज आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस लिस्ट इन टेबल 3.1। ये अगर टेबल में है, इसका टेबल ही मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल है जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अबाउट 30 प्रॉपर्टीज आर अ प्राइम इंपॉर्टेंट लिस्ट इन टेबल 3.1। ये बुक में टेबल 3.1 बुक में है, बुक में आपके साथ शेयर करूंगा। 7 to 8 material classes are plotted in each chart in loop envelope and each specific material appear as bubble in the loop। बबल मैंने आपको बता दिए वाले हैं। इस जुमलों का मतलब ये है, ये वाला है, ये बबल्स है, ठीक है। आपने चार्ट ड्रा कर दिया तो आपके साथ सारे मटेरियल इस तरह बबल की शेप में आ जाएंगे, ठीक है, बबल की शेप में आ जाएंगे और मुख्तलिफ क्लासेस हैं। तो इसमें लिखा है 7 to 8 material classes are plotted in each chart in a loop and each specific material appear as bubble in the loop, ठीक है। मतलब मेटल्स का अलग बबल होगा, सिरामिक्स का अलग होगा, इसी तरह हर मटेरियल का। और फिर सब क्लासेस के उसमें फर्दर स्मॉल बबल्स होंगे जो सब मटेरियल के होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ वेराइटीज ऑफ मटेरियल, सबसे पहले हमारे साथ वेराइटीज ऑफ मटेरियल आ जाएंगे, ठीक है। रेंज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर ए गिवन मटेरियल इन वेरियस फॉर्म कैन बी नैरो और वाइड, चेंज बबल साइज विद इन एनवेलप, ठीक है। मतलब आप बबल साइज चेंज, सॉफ्टवेयर में आप बबल साइज चेंज कर सकते हैं। जितना आप इंक्रीज करते हैं वेराइटी आपके साथ ज्यादा होगा, जितना आप नैरो करते हैं वेराइटी आपके साथ कम होगा। ये टेबल है। अब पहला बबल चार्ट है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर से आया है, यंग मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें आपको मुख्तलिफ किस्म के क्लासेस नजर आते हैं, फॉर्म्स है, नेचुरल मटेरियल है, कंपोजिट्स है, टेक्निकल सिरामिक्स है, पॉलीमर एंड इलास्टोमर्स है, ठीक है। और ये गाइडलाइंस फॉर मिनिमम मास डिजाइन। आप अगर सिलेक्शन करते हैं, फाइनल सिलेक्शन आप अपना करते हैं, तो आप मुख्तलिफ किस्म की कंटूर ड्रा करते हैं। जो स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि आप 1 या 2 कंटूर ड्रा करेंगे, लेकिन अगर आप फाइनल सिलेक्शन करते हैं तो आप मुख्तलिफ कंटूर ड्रा करेंगे और उनके इंटरसेक्शन से आप फाइनली एक मटेरियल मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहला चार्ट है यंग मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी, और ये आप लोग सॉफ्टवेयर से ड्रा कर सकते हैं। मॉडुलस डेंसिटी चार्ट, पहला चार्ट क्या था जो मैंने आपको बता दिया, मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी चार्ट। डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट ऑफ एटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर एटॉमिक वेट ज्यादा हो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर एटॉमिक वेट कम हो तो उसकी डेंसिटी कम होगी। साइज ऑफ एटम्स, पैकिंग डेंसिटी ऑफ एटम्स मटेरियल में आपने पढ़ा है। मॉडुलस डिपेंड ऑन बॉन्ड स्टिफनेस, सिरामिक्स की ज्यादा होती है, डेंसिटी ऑफ बॉन्ड्स पर यूनिट वॉल्यूम, लोअर लिमिट ऑफ ट्रू सॉलिड, G and K can also be approximated from the value of E।
ई हमारे साथ यंग मॉडुलस है, जी हमारे साथ शेयर मॉडुलस है, और के हमारे साथ बल्क मॉडुलस है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलास्टिक वेव्स इन ए मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू ई अंडर द रूट ई बाय रो। ये पहले इक्वेशन हमने एक्सप्लेन किया कि वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे साथ इसके बराबर है, तो ये ई पे डिपेंड करता है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारे साथ पहला पहला चार्ट हमारे साथ था यंग मॉडुलस वर्सेस डेंसिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे साथ स्ट्रेंथ वर्सेस डेंसिटी हो। ठीक है, मतलब हम ऐसा सिलेक्शन करेंगे जिसका डेंसिटी कम और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। तो अब मुख्तलिफ किस्म की मटीरियल के बबल्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, फॉर्म्स का, तो आपको फॉर्म्स का क्लियर है कि इसका डेंसिटी कम है, स्ट्रेंथ भी कम है। नेचुरल मटीरियल है, उसका डेंसिटी और स्ट्रेंथ फॉर्म्स की निस्बत ज़्यादा है। इस तरह पॉलीमर एंड इलास्टोमर्स है। कंपोजिट मटेरियल है, तो कंपोजिट मटेरियल हमारे साथ अक्सर दरमियान में होंगे, इसके प्रॉपर्टीज ऑप्टिमम होंगे। ठीक है, अब इस तरह मेटल्स या सिरामिक अपर पोजीशन पे है, तो सिरामिक्स और मेटल में फ़र्क ये है कि दोनों के यंग मॉडल ज़्यादा है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक हमारे साथ ब्रिटल है और दूसरा हमारे साथ डक्टाइल मटेरियल है। तो दूसरा चार्ट है स्ट्रेंथ डेंसिटी चार्ट विच इज द मोर वेरिएबल देन मॉडुलस। इसमें ज़्यादा वेरिएबल मौजूद है, वेराइटी बहुत ज़्यादा इसमें आती है। सिग्मा स्ट्रेंथ मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट मटेरियल डिस्कस इन लास्ट चैप्टर। ये हम आगे स्ट्रेंथ या यंग मॉडुलस या टफनेस या रेजिलियंस, ये सारे प्रॉपर्टी हम एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट मटेरियल का मतलब ये है कि हमारे साथ एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, एक हमारे साथ यील्ड स्ट्रेंथ है, इस तरह हमारे साथ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है। मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज है। अगर हम यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक मटेरियल के लिए ज़्यादा होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो दूसरी मटेरियल के बेस्ट होते, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इस तरह स्ट्रेंथ की मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज़ करते हैं, और एक क्लास हम इसी पे लेंगे। मेटल्स एंड पॉलीमर्स यील्ड स्ट्रेंथ, सिरामिक्स मॉडुलस ऑफ रप्चर, रबर टियर स्ट्रेंथ, कंपोजिट टेंसाइल फेलियर स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ की मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजीज है जो हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ एलाइंग, वर्क हार्डनिंग, ग्रेन साइज, पोरोसिटी एंड मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, डिग्री ऑफ एलाइंग, हम उसमें एलाइन कर लें, मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल को हम मिक्स कर लें और एक होमोजीनियस एलाई बना लें, एक होमोजीनियस नया मटेरियल बना लें, तो स्ट्रेंथ उससे एलाइन का मकसद भी है कि इसका स्ट्रेंथ हम इंक्रीज कर लें। वर्क हार्डनिंग हम करते हैं, कोल्ड रोलिंग करते हैं, तो कोल्ड रोलिंग में इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ग्रेन साइज हम डेवलप करते हैं तो ग्रेन साइज से इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। पोरासिटी जितना ज़्यादा हो उसका इतना स्ट्रेंथ कम होगा। मेनी अदर फैक्टर जैसे डिसलोकेशन है या और प्रॉपर्टी है, जितना डिसलोकेशन मोमेंट ज़्यादा हो उतना स्ट्रेंथ कम होगा, जितना डिसलोकेशन मोमेंट कम हो उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन लेटेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल स्ट्रेस। जो रेजिस्टेंस आता है डिसलोकेशन मोमेंट को, ये पैरेलल स्ट्रेस हमने मैकेनिकल बिहेवियर में एक्सप्लेन किया था कि डिसलोकेशन मोमेंट मतलब कि हर मटेरियल में हाफ प्लेन या पीलियर की वजूहात मौजूद होंगे, उसकी वजह से अगर हम इस पर शेयर लोड अप्लाई करते हैं तो ये फेल होता है, इसमें डिसलोकेशन मोमेंट प्रोड्यूस होता है और ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इधर लिखा है कि डिसलोकेशन मोमेंट या पैरेलल स्ट्रेसेस रेजिस्टेंस टू डिसलोकेशन जितना ज़्यादा हो उतना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये हमारे साथ असल में रेजिस्टेंस टू डिसलोकेशन मोमेंट है। रेजिस्टेंस टू प्लास्टिक शेयर और मोशन ऑफ डिसलोकेशन और ब्रेकिंग ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड इन पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर में तो ये मैंने आपको बता दिया। मटेरियल कैन बी स्ट्रेंथन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑब्स्टिकल टू स्लिप और मोमेंट ऑफ डिसलोकेशन। ये ऑब्स्टिकल हम एलाइंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब एक मटेरियल है जो वीक है जिसमें डिसलोकेशन मोमेंट मौजूद होता है, हाफ प्लेन इसमें होते हैं। अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देख लें तो इसमें हजारों हाफ प्लेन होते हैं, तो उस हाफ प्लेन की वजह से फेल हो जाता है। तो ये हाफ प्लेन हम एलाइंग से कवर करते हैं। ठीक है, अगर इसका हम एलाइन कर ले, इसके साथ हम दूसरा मटेरियल मिक्स कर ले तो वो हाफ प्लेन इसमें कवर हो जाता है और इसमें फिर डिसलोकेशन हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वो कम से कम हो जाता है। तो डिसलोकेशन अगर बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये हमने मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में डिस्कस किया था कि अगर हमारे साथ
डिसलोकेशन ऑप्टिमम कंडीशन में हो उसमें स्ट्रेंथ कम होगा। डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा कम हो या डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी मटेरियल का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ठीक है, तो डिसलोकेशन कम करने के लिए हम अलाइंग ऑब्स्टेकल, मतलब कि अगर इसके साथ हम दूसरा मटेरियल ऐड कर लें तो इसकी डिसलोकेशन मोमेंट कम से कम हो जाता है और इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। तीसरा ग्राफ हमारे साथ यंग मॉडुलस और स्ट्रेंथ के दरमियान है। ठीक है, हम वाई एक्सिस पे हम यंग मॉडुलस देते हैं, एक्स एक्सिस पे हम स्ट्रेंथ देते हैं, तो हम यंग मॉडुलस और स्ट्रेंथ का मुआवजा करते हैं। ठीक है, तो यंग मॉडुलस या स्टेपनेस, हमारे साथ यंग मॉडुलस, अगर एक मटेरियल का यंग मॉडुलस ज्यादा हो तो इसका मतलब ये स्टेप है, इसका स्टेपनेस ज्यादा है। मतलब यंग मॉडुलस और स्ट्रेंथ में आप कैसे परख करेंगे। ठीक है, तो अगर एक मटेरियल है जो स्टेप हो तो हम कहते हैं कि इसका यंग मॉडुलस ज्यादा है, या यंग मॉडुलस ज्यादा हो तो हम कहते हैं ये ज्यादा स्टेप है। अगर यंग मॉडुलस कम हो तो हम कहते हैं इसकी स्टेपनेस कम है। स्ट्रेंथ, पीरियड जल्दी आता है तो हम कहते हैं स्ट्रेंथ कम है, पीरियड नहीं आता तो हम कहते हैं कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन यंग मॉडुलस एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल है जिसकी जो हमें नजर आता है, पॉलीमर भी है, कंपोजिट भी है, मेटल्स भी है, इसकी यंग मॉडुलस और स्ट्रेंथ का मुआवजा इसमें किया है। ठीक है, तो इसमें आप कंटूर भी ड्रा कर सकते हैं और आप मटेरियल प्रॉपर्टी से भी अपना रीजन मालूम कर सकते हैं कि मैं किस रीजन से। अब ये पूरे क्लासेस आ गई। अभी जो चार्ट आपको नजर आता है इसमें सारे मटेरियल मौजूद है, इसमें सारे मटेरियल और उसके सब क्लासेस मौजूद हैं। फाइनल सिलेक्शन आप कैसे करेंगे, तो फाइनल सिलेक्शन आप या कंटूर से करेंगे या आप रीजन मालूम करेंगे कि मुझे यंग मॉडुलस कितना चाहिए और मुझे स्ट्रेंथ कितना चाहिए, तो उस वैल्यू पे आप जाएंगे और उस वैल्यू की मदद से आप सिलेक्शन करेंगे। तो मॉडुलस वर्सेस स्ट्रेंथ, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द चार्ट्स। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम स्ट्रेंथ और यंग मॉडुलस का मुआवजा करते हैं। और डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेंथ में और यंग मॉडुलस में क्या फर्क है। यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, स्ट्रेंथ एट विच मटेरियल क्लास इज टू बी लीनियरली इलास्टिक। ठीक है, जो जिस तरह हमारे साथ हुक्स लॉ है, पीरियड स्ट्रेंथ वेरी हाई फॉर पॉलीमर एंड रबर्स, बकल बिफोर यील्ड वर्सेस यील्ड बिफोर बकल। ठीक है, बाज ऐसी मटेरियल होता है जो जिसमें बकलिंग यील्डिंग से पहले प्रोड्यूस होता है, इस तरह ब्रेटल मटेरियल है। ठीक है, बाज ऐसी मटेरियल है जिसमें बकलिंग से पहले यील्डिंग प्रोड्यूस होता है। बकलिंग मतलब अगर आप एक कॉलम है आपके साथ, आप इस पे लोड अप्लाई कर दें तो ये बेंड हो जाता है और फेल होता है, तो इस फिनोमेना को हम बकलिंग कहते हैं। सॉलिड मैकेनिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। इस तरह हमारे साथ एक ग्राफ है स्पेसिफिक मॉडुलस वर्सेस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ। तो स्पेसिफिक का मतलब ये है कि यंग मॉडुलस को हमने डेंसिटी पे डिवाइड कर दिया, तो ये भी हम सॉफ्टवेयर में दे सकते हैं कि स्पेसिफिक मॉडुलस वर्सेस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ के दरमियान हमारे साथ प्लॉट आ जाए। ठीक है, तो यंग स्पेसिफिक मॉडुलस मैंने आपको बता दी, यंग मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी, और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डेंसिटी। तो आपको मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल के ये प्रॉपर्टीज नजर आते हैं। कंटूर भी आपको नजर आते हैं, आप कंटूर से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यूज से, अगर आपको ऐसा मटेरियल चाहिए कि जिसकी आपको फाइनल वैल्यूज मालूम हो कि स्पेसिफिक मॉडुलस इतना होगा और स्पेसिफिक स्ट्रेंथ इतना होगा, और मुख्तलिफ वैल्यू आपको नजर आते हैं। इधर आपको नजर आता है स्पेसिफिक स्ट्रेंथ 10 पावर -4 मेगा पास्कल, 10 पावर -3 मेगा पास्कल, 10 पावर -2 110, इस तरह इसकी भी वैल्यूज नजर आते हैं। तो इसकी वैल्यू से और कंटूर से आप फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं। स्पेसिफिक स्टिफनेस वर्सेस स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स विच मूव, composites, particularly carbon fiber reinforced polymer are the best। कंपोजिट में कार्बन फाइबर रियनफोर्स्ड पॉलीमर, मतलब ये ऐसा पॉलीमर है जिसमें कार्बन एज ए फाइबर यूज होता है। सेरामिक्स हैव हाई स्पेसिफिक स्टिफनेस एंड स्पेसिफिक स्ट्रेंथ बट नॉट गुड स्ट्रक्चर मटेरियल। ठीक है, तो सेरामिक्स की हाई स्पेसिफिक स्टिफनेस ज्यादा है और स्पेसिफिक स्टेट बट नॉट गुड स्ट्रक्चर मटेरियल। ठीक है, स्ट्रक्चर मटेरियल नहीं है, स्ट्रक्चर के लिए हम यूज नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर में हम सेरामिक्स यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है
आप जब सिलेक्शन करते हैं, आपके साथ एक मटेरियल आ गया जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, लेकिन जहाँ पे आप यूज़ करते हैं इसके लिए बेस्ट है या नहीं है, तो इस पर भी आप सिलेक्शन करेंगे। केस स्टडी में हम ये सारी चीज़ें फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरह फ्रैक्चर टफनेस वर्सेस यंग मॉडुलस, टफनेस और यंग मॉडुलस के दरमियान ग्राफ, ठीक है। टफनेस का मतलब ये है कि फ्रैक्चर से पहले ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और टफनेस का डिफिनीशन भी हम ये करते हैं, द एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर फ्रैक्चर फॉर्म। एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर से पहले कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर दिया, तो ये हमारे साथ टफनेस है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब किया फ्रैक्चर से पहले, हम कहेंगे कि ये ज़्यादा टफ है। कम एब्जॉर्ब किया तो हम कहेंगे कि इसकी टफनेस कम है। यंग मॉडल्स आपको पता है, ठीक है। तो अब इधर देख लें, पॉलीमर्स एंड इलास्टोमर्स हैं, इस रीजन में है। नेचुरल मटेरियल इस रीजन में है। कंपोजिट मटेरियल इस रीजन में है। मेटल हमारे साथ इस रीजन में है। तो हर रीजन से हम हर मटेरियल के प्रॉपर्टी का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज यूजफुल एज लॉन्ग एज इट डज नॉट फेल बाय फास्ट फ्रैक्चर बिकम टू ब्रिटल। इसका मतलब ये है, अगर हम स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो इसका जिसमें इसमें फेलियर जल्दी नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये है इसका ब्रिटलनेस इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज यूजफुल एज लॉन्ग इट इज डज नॉट फेल बाय फास्ट फ्रैक्चर, ठीक है। जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उतना फ्रैक्चर नहीं आएगा। और स्ट्रेंथ का डिफिनीशन भी यही है कि जब फ्रैक्चर आ जाए तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेंथ कम है। जल्दी फ्रैक्चर आता है, इसका मतलब यह है स्ट्रेंथ कम है। जल्दी फ्रैक्चर नहीं आता तो इसका मतलब यह है कि इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। मेटल हैव हाई फ्रैक्चर टफनेस, रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ मेटल्स, मतलब कि मेटल्स की स्टिफनेस ज़्यादा है, इसलिए इसका ऊपर लिखा है कि स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना फ्रैक्चर स्टिफनेस ज़्यादा होगा। तो इधर लिखा मेटल हैव हाई फ्रैक्चर टफनेस, मेटल का फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा है। उसका वजह क्या है? रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसका उतना उसका फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा होगा। एनर्जी एब्जॉर्ब अप टू रप्चर पॉइंट अप टू फ्रैक्चर पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। सिरामिक्स हैव लो ceramics have low fracture toughness, value more valid than ductile metal। इसका मतलब अब मेटल की भी यंग मॉडुलस ज्यादा है, सिरामिक्स की भी यंग मॉडुलस है ज्यादा है, लेकिन फ्रैक्चर टफनेस ज्यादा है मेटल्स का और फ्रैक्चर टफनेस कम है ब्रिटल मटेरियल का और सिरामिक्स मटेरियल का। ये क्यों? इसलिए कि मेटल हमारे साथ डक्टाइल मटेरियल है और सिरामिक्स हमारे साथ ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है। तो इसलिए मेटल का फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, और सिरामिक्स ये बहुत कम एनर्जी, बहुत जल्द फेल हो जाएगा, बहुत जल्द इसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। अगर स्ट्रेंथ मेटल की भी ज़्यादा है, सिरामिक्स की भी ज़्यादा है, यंग मॉडुलस मेटल्स का भी ज़्यादा है, सिरामिक्स का भी ज़्यादा है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि मेटल हमारे साथ डक्टाइल मटेरियल है और सिरामिक्स हमारे साथ ब्रिटल मटेरियल है। लोअर लिमिट फॉर fracture toughness, ceramics very close to this threshold due to their brittle nature as opposite to polymer which show plasticity and absorb greater energy। मतलब सिरामिक्स और पॉलीमर अपोजिट का मतलब ये है, सिरामिक्स का हमने पढ़ा कि इसका लोअर लिमिट है, लोअर कम है। इस लोअर लिमिट मतलब इसका फ्रैक्चर टफनेस कम है बनिस्बत पॉलीमर की। पॉलीमर विच शोज प्लास्टिसिटी एंड एब्जॉर्ब ग्रेटर एनर्जी, क्योंकि प्लास्टिक रीजन में भी जाए लेकिन फेल नहीं होगा। अब सिरामिक्स मटेरियल बहुत मुश्किल से या बहुत कम प्लास्टिक रीजन में जाते हैं। ये प्लास्टिक रीजन के जाने से पहले ये फेल हो जाता है, और जो हमारे साथ पॉलीमर मटेरियल है वो प्लास्टिक रीजन में जाते हैं एंड एब्जॉर्ब ग्रेटर एनर्जी। तो पॉलीमर का अब मटेरियल का कंपेरिजन है, पॉलीमर का फ्रैक्चर टफनेस ज़्यादा है बनिस्बत सिरामिक्स के, ठीक है। टफनेस इज इक्वल टू KIC square divided by E equation है also given, although polymer have less than ceramics therefore G value is higher। ये हमारे साथ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ प्लाट है, चार्ट है फ्रैक्चर टफनेस वर्सेस इलास्टिक लिमिट का। तो इलास्टिक लिमिट आप लोगों ने पढ़ा है, हमारे साथ एक इलास्टिक लिमिट है, एक हमारे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट है। तो प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में फ़र्क ये है कि
प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट में हमारे साथ हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, इलास्टिक लिमिट में हमारे साथ हुक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विल बी लीनियर, अप टू इलास्टिक लिमिट बिफोर प्रोपोर्शनल बिहाइंड प्रोपोर्शनल लिमिट अप टू इलास्टिक लिमिट द लाइन विल नॉट बी लीनियर, इट विल बी ए कर्व। मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारे साथ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन इलास्टिक लिमिट के बाद, प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद और इलास्टिक लिमिट के दरमियान जो रीजन आता है वो हमारे साथ कर्व होगी। अगर अगर प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद भी हम लोड अप्लाई कर ले, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा। अगर इलास्टिक लिमिट से पहले भी हम लोड अप्लाई कर, स्ट्रेन रिमूव कर ले, लोड अप्लाई लोड, तो इसके बाद भी अपनी पोजीशन पे आएगा, दोनों से अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगा। फर्क सिर्फ ये है कि प्रोपोर्शनल लिमिट में हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा, हुक्स लॉ एप्लीकेबल होगा, और इलास्टिक लिमिट में हमारे साथ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि एक कर्व होगा। ठीक है, तो हमारे साथ ये मुआजिना है। और यहाँ पे हम ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी अगर इसी टाइम पे हम ख़त्म कर लें, लैपटॉप बंद होने वाला है, तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। ठीक है, तो आधा लेक्चर हमने कवर कर दिया और आधा लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।